चलो बच्चों, गाइस एम आई ऑडिबल? नॉर्जम, ईशान, क्रिस्टी, हर्षप्रीत? ओके, ग्रेट। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे बच्चों? रिडॉक्स में क्या पढ़ लिया था बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया था। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल भी देख लिए थे। तो आज हम लोग रेंज करते हैं ना। Recording in progress. ऑक्सीडेशन नंबर रूल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। किसी को कोई कंफ्यूजन है? कुछ भी पूछना हो उसमें? नहीं, वही उसकी वीकनेस ही है कि हम उसको कर ही नहीं सकते। वो उसके करने का दूसरा तरीका है जो आज मैं डिस्कस करूंगा, वो भी एक टेंटेटिव आइडिया ही देता है, जैसे रेंज को देख करके। तो वही आप टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालो, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर डिफरेंट एटम। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर डिफरेंट एटम, फॉर डिफरेंट एटम। तो अब मैं रेंज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बच्चों मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं? पूरे एलिमेंट जितने भी हमने अभी तक देख रखे हैं ना, सभी एलिमेंट का मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ताकि हमें बिल्कुल एक आइडिया रहे कि नहीं इसके बियॉन्ड तो कहीं जा ही नहीं सकता, इससे नीचे नहीं हो सकता और इससे ऊपर नहीं हो सकता। अगर हमें किसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर रूल अप्लाई करने के बाद उससे नीचे और ऊपर आ रहा होगा, इसका मतलब वो रिजल्ट हमें गलत दे रहा है। तो हमें एक आइडिया लगेगा कि नहीं यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना के एक बारी देख लूं। समझ आया? तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो आप, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, जो मैंने बोला आपको, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेंज में। कौन सा? ग्रुप वन। ग्रुप वन कौन सा है बच्चों? हाँ, तो उसमें हाइड्रोजन को आप अलग देखोगे और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम को अलग देखोगे। क्यों अलग देखना है? क्योंकि हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी हेलोजन से भी होती है प्रॉपर्टीज में। जैसे जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है ना, तो आपको मालूम है कि जैसे फ्लोरीन F2 बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन H2 बनाता है, डायटोमिक। ये सब भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। बोलो, ये नॉन मेटल है बेटा। मेटल में सिर्फ यही है। अल्कली मेटल आप जब बोलते हो तो सिर्फ यही है। तो इसलिए मैं पहले हाइड्रोजन का अलग से डिस्कशन कर लूं। तो बताओ भाई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1। ये अच्छे वाले जितने भी नॉन मेटल है उनसे ज्यादा होता है, लेकिन बोरॉन से कम होता है। याद करो, सॉरी, बोरॉन से ज्यादा होता है, अच्छे नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम है। बाकी बोरॉन और इधर वाले से आ जाए तो इससे क्या समझ आता है हमें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही होगी, तो ऐसे केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +1 होगा, बट हमेशा +1 नहीं होगा। समझ में आया? तो रेंज इसका क्या हो सकता है? तो +1 नहीं है सर, 0 तो बाय डिफॉल्ट सबका एलिमेंट में होता है, तो 0 से कम में भी कोई पॉसिबिलिटी है? यस इट इज देयर। कितना हो सकता है? -1। तो लिखो, हाइड्रोजन का रेंज लिखो, -1 से लेकर के +1, इसके बियॉन्ड कभी नहीं जाता है। ये सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन। एंड दिस वन इज व्हेन हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करे? कंबाइंस विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और उन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में बोरॉन भी आ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, गैलियम भी आ जाएगा, इंडियम भी आ जाएगा, थैलियम भी आ जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? और इधर वाले तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे भाई, पूरा पूरा एस ब्लॉक आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? मतलब लिथियम से लेकर के सीजियम तक, और कौन सा बेटा? बोलो, बेरिलियम से लेकर के
बेरियम तक। ऑफ कोर्स मतलब फ्रांसियम भी है, वो भी है, मैं रेडियो एक्टिव इसलिए मैं उनको हटा रहा हूं। क्या इनके अलावा भी? हाँ, जहां पे भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये बात दिमाग में रखना है आपको, है ना? चलो, तो हाइड्रोजन का मोस्टली +1 होगा, लेकिन अगर बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन किया तो कितना हो जाएगा? -1। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, आपको ध्यान है? कौन सा था? B2H6 में हमने देखा था कि हाइड्रोजन कौन से स्टेट में है? माइनस। अच्छा, आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से यहाँ बड़े आराम से आ जाएगा। स्ट्रक्चर से हमें डिफिकल्टी हो रही थी ना, क्योंकि ब्रिज बॉन्डिंग हो गया था। लेकिन अब देखो, अगर इससे निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर ये x है तो 2 × x प्लस 6 × हाइड्रोजन का मैं क्या रखूं? +1 या -1? -1, क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन। तो -1 इज इक्वल टू बेटा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ना कितनी आ गई। और B2H6 का स्ट्रक्चर बनाने से दिक्कत हो रहा था ना, लेकिन यहाँ देखो कितने आराम से आ गए। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल कौन सा है? जब NaBH4 हो। देखो हाइड्रोजन इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब वो तो -1 में रहने वाला है। तो ऐसे केस में यहाँ बताओ ये कितना है? ये +1 में होगा। ये बोरॉन का हमें नहीं मालूम है, और हाइड्रोजन किस में है? -। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? इजी हो गई चीजें। तो 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का कितना होगा? लिथियम एल्यूमिनियम +3 होगा? अरे बोलो यार बच्चों, कैसे करना है? लिथियम तो +1 होगा सर, हाइड्रोजन का -1। क्यों, कैसे डिसाइड कर रहा हूं ये? क्योंकि ये जो भी ग्रुप ऑफ एटम है उन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन ही है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर सकता है? वो तो एक्सेप्ट ही करेगा। तो वी आर गेटिंग दैट। तो ये x मान लिया, तो 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई? कितना इजी हो गया। कुछ चीजें देखो स्ट्रक्चर से भी डिफिकल्टी आती है कुछ चीजों में बड़े। अब जैसे आप देखो डेटिव बॉन्ड वाले जितने केसेस थे उनसे देख लो, CO में दिक्कत आई थी ना आप सभी लोगों को। यहाँ देखो एक ही लाइन में आ जाएगा, कार्बन का x, ये -2, x - 2 इज इक्वल टू 0। कितना एक लाइन में खत्म हो गया ये +2। बना के हम कितने परेशान थे। समझ आ रहा है? हालांकि स्ट्रक्चर का अपना एडवांटेज है, रूल का अपना एडवांटेज है। इसके हिसाब से स्ट्रक्चर से हमेशा सही आंसर आएगा अगर आप कंसेप्चुअली अप्रोच सही कर रहे हो। इस रूल से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपके एजम्पशन में कोई गड़बड़ी हो। जैसे हाइड्रोजन देखो यहाँ -1 है, जबकि मोस्ट कॉमन स्टेट हाइड्रोजन का क्या है? तो आपको इतना तो विजिलेंट रहना पड़ेगा ना, तभी जाकर के आप कर पाओगे। समझ गए? तो लिख लिया, हाइड्रोजन का रेंज क्या है? -1 to +1। उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। अब जैसे कभी कोई पूछ दे कि बताओ भाई H2S में सल्फर का कितना है, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या होगा? +1, क्योंकि सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप कर लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? तो 1 × 2 प्लस इसका x मान लिया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी? -। समझ आया? तो ये रेंज लिखने के बाद ये एग्जाम्पल साफ कर लो प्लीज, जितने भी एग्जाम्पल कराए। स्टार्ट आप यहां से कर लेना 1। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो किसका? H2O का, इसमें लिख लो। थर्ड एग्जाम्पल आप लिख लो H2O2 का, इसमें किसका निकालना है आपको? ऑक्सीजन का। तो H2O में कितना आएगा बेटा? यहाँ पे भी ये किसमें होगा? +1 में। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। यहाँ पे अगर मुझे करना हो तो 1 × 2 + 2x लिखना पड़ेगा। अरे बाबा, ऑक्सीजन एटम का x है, 2 एटम है, तो 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सही आ रहा है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल लिख करके अब फिर ये वाले एग्जाम्पल भी आप लिख लो, ये वाले मतलब 1 2 3, फिर 4 में इसको लिख लेना, 5 में आप इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट रखते हुए
कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हमने हाइड्रोजन का क्या एज्यूम कर लिया, -1, जो कि मोस्ट कॉमन नहीं है। क्यों किया, उसका वर्डिक्ट भी आप अच्छे से लिखोगे, नोट कर लो, जल्दी करो। नोटेड गाइस, चलो ग्रेट। तो हाइड्रोजन का रेंज कहां से कहां तक है, -1 से +1, ठीक है। तो चलो हाइड्रोजन का ये पार्ट हमारा ओवर हो गया, ओके। अब आती है बात किसकी, अल्कली मेटल्स की। तो बच्चों बताओ बताओ, अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो इनका क्या होगा, 0, यही होगा ना। क्या इससे नीचे जा सकता है, क्या ये किसी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं बाबा। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये मेटल है, डोनेट करने का ही काम करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है, और उसमें भी यार अल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ये हमेशा और हमेशा या तो एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, अदरवाइज नॉन जीरो। अगर आप पूछ रहे हो नॉन जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट होता है, एंड दैट इज, नोट कर लो ये बात, ओनली वन नॉन जीरो स्टेट। देखो जीरो तो सबके लिए बाय डिफॉल्ट होगा ना एलिमेंट में, है ना। तो लिख लो ओनली वन नॉन जीरो स्टेट, दैट इज +1। ये हमेशा +1 में ही रहने वाले। तो ऐसे रेंज की बात करोगे तो आप बोलोगे 0 से 1 है, लेकिन कंपाउंड्स में पूछोगे तो ओनली एंड ओनली +1। समझ गए कौन से कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक से डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके कंबाइन कर रहे हैं, समझ गए। तो जैसे कोई भी कंपाउंड हो, बाकी चीजों का क्लियर हो या ना हो, लेकिन इतना तो क्लियर होता ही है कि इनका क्या होगा। जैसे SiO4, एक बारी के लिए हम सोच सकते हैं ऑक्सीजन का क्या होगा, इसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका तो पक्का है, कितना, +1। सॉरी Na2 नहीं लिखूंगा, Na4SiO, इसका तो पक्का +1 होगा। आ रहा है बात समझ में। कोई भी कंपाउंड ले लो बाबा, तुम सोडियम फॉस्फेट ले लो, तुम Na2CO3 ले लो, सभी के सभी में ये +1 में ही होगा। सीजियम ClO4 ले लो, आपको कोई क्लैरिटी हो या ना हो, ये +1 में होगा। सीजियम ट्वाइस ऑक्सीजन ले लो, +1। CsO2 ले लो, +1। ये तो पक्का ही +1 होने वाले, लिख लिया, नोटेड। अब देखो इसका एडवांटेज दिखाता हूं क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कई बारी हमें ऑक्सीजन के स्टेट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में हमें बहुत सारी चीजें मिलते हैं। -2 में सबसे कॉमन, कभी कभी -1 में भी मिलता है। कौन से एग्जाम्पल है, पेरोक्साइड के, बोलो बच्चों। और कभी कभी बहुत ही वियर्ड -1/2 भी मिलता है, जिसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे वो चीज बड़े आराम से मालूम चल जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आइडेंटिफाई ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, आइडेंटिफाई नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड।
तो इनमें पहचानो कौन से ऐसे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि ऑक्साइड कब बोलते हैं, O-2 इसको ऑक्साइड बोलते हैं। O-1 पे आ जाए तो इसको पर ऑक्साइड। बेसिकली O-1 नहीं होता, OO-1 ना। और अगर O2 पे -1 और ऑक्सीजन पे हाफ हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सुपर ऑक्साइड ना। मैं और भी एग्जांपल दे देता हूं, इसके अलावा भी ऐड कर देता हूं, BaO, BaO2, पहचानो। चलो ये नोट कर लिया ना, अल्कली मेटल का नोट कर लिया ना सबने, +1 होता है। बच्चों कर लिया। चलो आओ देखो अप्रोच कैसे करना है इसको। तो आपको इस बारी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एज्यूम कर लो, X। भाई यहीं से मालूम चलेगा ना, इसका एज्यूम कर लूंगा मैं X और यहीं से निकालते हैं। तो बताओ अगर इसमें निकालना हो तो कैसे बोलोगे, सोडियम का तो पक्का है क्या होने वाला है, +1, तो 2 × +1 प्लस X विच वी डोंट नो इज इक्वल टू 0। भाई सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या आ गया, X इज इक्वल टू -2। क्या मालूम चला इसमें कि भाई ये -2 है, तो क्लियरली O-2 मीन्स क्या हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड। बोलो ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा यहाँ पे निकालता हूं ऐसे ही, तो देखो यहीं पे +1, 1 × 2 प्लस X × 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो O-1 एंड O-1 अगर ऐसा आ जाए तो क्या हो गया, ये परऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है तो हमने बोल दिया कि ये परऑक्साइड। इसका मतलब कि यहाँ पे ये ऐसे फॉर्म में है, OO-1 समझ गए बच्चों। यहाँ पे देखो तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये +1 है × 2, तो इसको पक्का -2 होना पड़ेगा। अरे करके देख लो यार, नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे तो पहचान जाते होगे। यहाँ कितने लोग बोल रहे हो कि सर ये तो +1 है और ये दो एटम मिलके -1 शेयर कर रहे हैं, तो एक का कितना होगा, माइनस। तो यहाँ से X एज्यूम कर लूं मैं, तो क्या बोलूंगा, 1 + 2 × X इज इक्वल टू 0। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो X इज इक्वल टू -1/2, तो क्या हो गया, ये सुपर ऑक्साइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया अल्कली मेटल का रेंज यहां से यहां तक, वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं इस ग्रुप में, या फिर ग्रुप 2, कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड। तो आपको समझ में आ रहा है इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2। स्ट्रेट अवे 2, 1 मत करना, कभी नहीं होगा 1। ये हमेशा और हमेशा क्या होंगे, 2। कैसे मालूम, उनके कॉन्फ़िगरेशन में हमें मालूम इलेक्ट्रॉन ही दो है। सो दे ऑल विल हैव +2। हाँ ऑफ कोर्स 0 होगा तब जब वो मेटेलिक फॉर्म में है, अदरवाइज किसी कंपाउंड में वो हमेशा और हमेशा 2 ही रहने वाला। समझ में आया। तो बताओ अगर ये +2 है बेरियम, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ पे अगर ये +2 है तो मैं लिखूंगा 2 + 2X इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड पहचान में आया कौन कौन से, Na2O2 एंड बेरियम ऑक्साइड, ये परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड कौन है, दिस इज सुपर।
और बाकी जो बच गए वो सब कौन से हैं? नॉर्मल ऑक्साइड। तो ये जल्दी लिखो, खत्म करो इसको भी, ग्रुप 2 का भी। कर लिया बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो मैं अब बीच में कौन कौन से आएंगे भाई? ग्रुप 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करते करते कहां तक जाना है हमें? ग्रुप 18 तक। बोलो भाई, कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? कितने पीरियड होते हैं बेटा? वेरी गुड। तो हम लोग ग्रुप वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीरियड वाइज क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाई ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि उनके कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होंगे। अरे मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड एक जैसा होगा। आ रहा है क्या बात समझ? इसलिए हम लोग ग्रुप वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को ऐसे याद करेंगे। अब मैं थोड़ा जंप कर जाऊंगा, बीच में डी ब्लॉक को मैं ड्रॉप मारने जा रहा हूँ। अब आते हैं किसमें? हम पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक यानी ग्रुप 13 की बात करता हूँ। ग्रुप 13 में कौन है भाई? बोरॉन। एलिमेंट्स बताओ। एल्यूमिनियम, वेरी गुड। फिर इंडियम, एंड फिर तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। थोड़ा सा समझ करके यहाँ पे आंसर करना है, बहुत ध्यान से बताओ। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा? NS2 NP1। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था? नहीं भी किया हो तो क्या भी करके चेक कर लोगे ये बात सही हो रही है कि नहीं। एटॉमिक नंबर याद है इसका कितना होता है? 5। ये 31। ये बताओ 50। बोलो भाई। 49। वेरी गुड। ये बताओ। ये है इनके एटॉमिक नंबर। नीचे भी है कोई, मैं अभी उसको याद नहीं करवा रहा हूँ तुम लोग। अरे बाबा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड तक है ना सारी चीजें। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां से यहां तक क्या कॉन्फ़िगरेशन आप फटाफट लिख सकते हो सबका? मुझे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? स्मार्ट वाला, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे। वो पूरा स्टार्टिंग से बचपन वाला नहीं, 1s2 2s2 ऐसे नहीं कर। लिख के जरा मुझे दिखाओ तो चेक करूं मैं आप कितने लोग सही लिख रहे हो। करो।
बोलिए बच्चों, कर लिया सबने? तो बताओ बोरॉन का क्या लिखा होगा आपने? हीलियम 2s2, सबने किया है? देखो तो क्या आ रहा है, क्या NH2NP1 आ रहा है क्या? ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नियॉन 3s2 3p, और इसके बगल में आर्गन, और लेकिन बीच में कितने लोग कह रहे हैं सर 3d10 भी आ रहा होगा? अरे आ रहा है ना? नहीं तो देखो गड़बड़ क्या होगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, एंड ये 2 एंड ये 1, कितना हो गया? 21, जबकि गैलियम का कितना है? तो बीच में ये मिस कर रहा था, समझ गए ना? तो इसलिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि 3d पहले भरेगा ना इसके पीछे वाला, उसके बाद तब 4s में इलेक्ट्रॉन हमारे, सॉरी 4p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और वो मैंने सेल के हिसाब से रीअरेंज भी कर दिया है, याद है आपको? भरते समय हम लोग एनर्जी रूल फॉलो करते हैं, भर देने के बाद सेल के हिसाब से भर रीअरेंज कर देते हैं बस। तो 3d को यहाँ कर दिया। वैसे इंडियन में बताओ क्या करूंगा? इसका बताओ, लेकिन 4f14 5d10, मतलब चलो आउटर मोस्ट तो सबका वैसे ही है ना, ठीक है, बीच में नोबल गैस और इसके बीच में डी आ जा रहा है, कहीं एफ डी दोनों आ जा रहे हैं, समझ आ रहा है? लेकिन है तो यही ना बच्चों, बोलो। अब कितने लोग को याद है कि सर इसी वाले ग्रुप में हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी कहानी था? तो वो इम्पैक्ट हम देखेंगे क्या होने वाला है। हमने पीरियोडिक टेबल में उसके इफेक्ट को थोड़ा देखा था, आज थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखेंगे। चले स्टार्ट करें अब। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, आपको दिख गया NH2NP1। तो बताओ मैक्सिमम स्टेट कितना हो सकता है इस ग्रुप का? मैक्सिमम मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम प्लस, ये तो मैक्सिमम हो गया। अच्छा मिनिमम की मैं बात करने लग जाऊं तो क्या सोचोगे? मिनिमम की अगर मैं बात करने लग जाऊं तो क्या सोचोगे? तो मिनिमम के लिए तो एक तो जीरो वाला तो फिक्स है, क्या ये नेगेटिव में जा सकता है? जरा सोचते हैं, बताओ। बोरॉन, देखो नेगेटिव में जाने का चांसेस मोस्टली नॉन मेटल्स के पास ही होता है। इस पूरे ग्रुप में यही अकेला नॉन मेटल, या इसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक मेटलॉइड से भी मिलती है, तो इसलिए दोनों जगहों पे लोग कंसीडर कर लेते हैं नॉन मेटल। कैरेक्टर इसका मेटलॉइड जैसा, बाकी सबके सब क्या है? मेटल। तो इनके लिए तो नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे, इसी के लिए बोल सकते हो जो भी बोलोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है भाई, इसके पास वैलेंस शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना लेना पड़ेगा? 5। तो क्या पॉसिबल है -5 स्टेट तक जाना? नहीं पॉसिबल है यार, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, समझ गए? लेकिन एक थोड़ा बहुत केस इस तरह का बन सकता है, जैसे मान लो मेटल के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे सोडियम बोराइड में बोल दो, सोडियम एंड बोरॉन का कॉम्बिनेशन, तो ये नेगेटिव स्टेट में भी जा सकता है, नेगेटिव स्टेट में भी जा सकता है। हाँ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा कि 5 लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, क्योंकि हमें मालूम है कि कई सारे स्पीशीज नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इस वजह से नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ बोरॉन जा सकता है, और उसमें भी -5 तक नहीं। तो मैं जब अभी रेंज की बात कर रहा हूं तो मैं इन पे फोकस कर रहा हूं एज अ मेटलिक कैरेक्टर, और इन पे भी अगर फोकस कर रहा हूं तो आई एम एक्सक्लूडिंग द केस ऑफ मेटल के साथ इनका बॉन्डिंग। अगर मैं उसको छोड़ दूं तो इनका रेंज में बोलूंगा कि भाई 3 है, 0 वाले पे वो है नेगेटिव विद द मेटल, विथ मेटल। और ये स्टेट को मैं ऐसे ही छोड़ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो बोरॉन के लिए ही सिर्फ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एल्यूमिनियम के साथ मेटल के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ बनाएंगे नहीं, मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन, एल्यूमिनियम से लेकर के ये सारे मेटल्स हैं, है ना? तो सिर्फ यहीं तक बना करके देखता हूं, नेगेटिव विथ मेटल ओनली फॉर बोरॉन। अदरवाइज मोस्ट कॉमन स्टेट में इनका +3 है एंड 0 है। और कौन सा स्टेट पॉसिबल है भाई? तो आप देखो, अगर ये मैं ध्यान से देखो, अगर मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन p का निकाल दूं, ध्यान से देखो, सबसीक्वेंट अगर रिमूवल स्टार्ट करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन p का निकाल दिया तो चार्ज कितना आएगा? +1, क्योंकि 1 निकालने के बाद ये NH2 वाली स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, पूरी तरीके से शील्डेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 एंड +3 होंगे।
कॉमन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस। व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग जीरो? जीरो तो बाय डिफॉल्ट सबका होता है यार, एलिमेंटल फॉर्म में तो सभी का जीरो होता ही है, इसलिए मोस्ट कॉमन स्टेट इनका कौन सा है? +1 एंड +3। मेटल के साथ बोराइड्स जो भी बनते हैं, मेटल बोराइड्स, उनमें इसका नेगेटिव भी जा सकता है, अगर इसको छोड़ दें तो सिर्फ +1 एंड +3 है। समझ में आया? अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात करूंगा। इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि थैलियम तक जब आप आओगे तो थैलियम के कंपाउंड को देखा गया है कि मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर स्टेबल इन +1 स्टेट, मतलब थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्या आपको कोई रीजन दिख रहा है कि थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल क्यों? जबकि अगर आप ऊपर की तरफ आते जाओगे ना तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ऊपर +3 मतलब बोरॉन 3 का ही स्टेट उसका नेचर में मेनली मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3 स्टेट में मिलने वाला है। समझ रहे हो बात? बोरॉन का ये हमेशा +3 है, ये दोनों ही स्टेट मिलता है +1 +3, यहां पे भी +1 +3 रिपोर्ट किया गया है, बट इनके केस में डोमिनेटिंग है +1। +3 के कंपाउंड्स इनके मतलब स्टेबल होते ही नहीं। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शील्डिंग यहाँ ज्यादा हो जाती है, लेकिन 3 निकलेंगे तो डी की शील्डिंग थोड़ी पुअर है। नहीं, अभी भी आप रीजन तक नहीं पहुंचे। वो प्रॉब्लम तो सभी के साथ है ना, वो प्रॉब्लम तो सभी के साथ है भाई, सभी के इनर शेल में वैसे इलेक्ट्रॉन है, आप अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उससे क्या होगा? अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होता रहेगा, तो बाहर निकालेंगे तो इससे ज्यादा शील्डिंग मिलेगी उसको। उसके साइज बड़ा है तो उससे निकालना मैजिक आसान है। यस, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अरे बाबा, आपको याद है ये इस वाले पीरियड में, 6th पीरियड एलिमेंट्स में, जब भी हम लोग यहाँ इसके बाद 6th पीरियड याद है कौन सा? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये वाला पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। आप याद करो, लैंथेनम से हॉफनियम जाते समय बीच में 14 एलिमेंट्स को हमें पास करना पड़ता है, और हर एलिमेंट के पास होने में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन आता है, और ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है। लेकिन प्रोटॉन में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो ऐड हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उससे जो कंट्रीब्यूशन है Z स्टार का, वो हमेशा ग्रेजुअली बढ़ता है। बढ़ते 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 यहां तक जब आएंगे तो 14 एलिमेंट का एक कलेक्टिव इफेक्ट इसके जस्ट बगल वाले पे पड़ता है। आपको याद है, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस भी किया था कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज जनरली बढ़ता है, बट यहां से यहां आओ तो पहले बढ़ के फिर घट जाता है, और पूरे पीरियड में ये चीज देखने को मिलता है। मैंने आपको डेटा भी शेयर किया, चेक करो अपने व्हाट्सएप, उसमें मैंने प्रॉपरली ऐसे मार्क करके दिखाए हुए हैं। एटॉमिक साइज में फर्क, आयोनाइजेशन एनर्जी में तो मैंने बोला था इतना खराब असर है कि वो रुकता ही नहीं है, यहां से शुरू होता है वो कहां तक जाता है, कार्बन फैमिली तक उसका इफेक्ट डायरेक्ट देखने को मिलता है। याद करो, कार्बन फैमिली तक मैंने बताया था, बोरॉन नीचे चले गए हम थैलियम, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ चले गए लेड। मैंने बोला था कि लास्ट वाले मेंबर का आयनेशन एनर्जी बढ़ जाता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी कम होना चाहिए, बट नीचे जाते हो तो थैलियम इज बेटर। इनफैक्ट ये ग्रुप में तो सेकंड हाईएस्ट था थैलियम आयनेशन एनर्जी में, मैंने आपको लिखाया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टाइम मिलेगा दिवाली में, वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, यहां लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग है कि इसके s इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस से, और जब काफी स्ट्रांग अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस से तो सिर्फ और सिर्फ हम p का ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। आपको मालूम है ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन s इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा स्ट्रांग होता है, p पे थोड़ा कम, क्योंकि न्यूक्लियस को पूरी तरीके से चारों तरफ स्फेरिकली सिमेट्रिक तरीके से ये घेर के रखा है, तो हर जगह पे इस पे फोर्सेस लगते हैं, जबकि p वाले पे थोड़ा कम लगता है। इसकी शील्डिंग भी अच्छी होती है और इस पे अट्रैक्शन फोर्स भी स्ट्रांग होता है। समझ गए? तो ये रीजन है कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन अंदर का निकल ही नहीं पाता है। अच्छा देखो, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं? 2, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसा बिहेव कर रहा है? जैसे ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, इनर्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया है? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
क्या बोलते हैं? आपसे एग्जाम में पूछेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लगाओगे कहां पे, और होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो देखो ध्यान से सुनो, पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ लो, फिर कहां लगाएंगे वो समझ लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है? फॉर द हैवियर मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक, देखो नीचे आते जा रहे हैं, हैवी होता जा रहा है ना, ज्यादा एटॉमिक मास है इसका। द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक, ये वाले में खास करके हैवियर, जैसे थैलियम और उसके नीचे वाला, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो थैलियम का +1 स्टेबल है +3 से। फॉर द हैवियर मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक द पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को कैसा बोलेंगे? इनर्ट बिहेव कर रहा है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लिखो ये बात, लिखो, स्टार्ट करो। पहले ये रेंज लिख लो, नेगेटिव ओनली फॉर बोरॉन, जीरो तो एलिमेंट में होगा, कॉमन स्टेट इज +1 एंड +3, राइट इट डाउन। +1 एंड +3 बोरॉन फैमिली लिखना, फिर लिखना उतना पावरफुल नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। लिखो the pair of s electron of the valence shell, the pair of s electron of the valence shell। मैं किसके बारे में लिखा रहा हूं बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। द पेयर ऑफ, सॉरी क्या लिखवाया था, हाँ, द पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल फॉर द हैवियर मेंबर ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स, the pair of s electron of the valence shell for the heavier member of the p block do not participate in the bonding easily, do not participate in the bonding easily। ये वर्डिंग अंडरलाइन कर लेना। अब समझ में आ रहा है उसका मतलब कि ये जो s वाले इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो जब भाई पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। दिस इनर्टनेस ऑफ पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग, this inertness of pair of s electron towards bonding is termed as inert pair effect। This inertness of s electron towards bonding is termed as inert pair effect। तो इसका रिजल्ट क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट का? कि हैवियर मेंबर में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है हायर के कंपैरिजन। लिखो लिखो, इंपैक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इंपैक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, lower oxidation state becomes more stable than the higher one। Impact of inert pair effect, lower oxidation state becomes more stable than the higher one। ये बात लिख लेना, thallium +1 is more stable than thallium +3। समझ गए? मतलब जिसमें s इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा हो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। समझ गए बच्चों? कौन सी? +3। हाँ, जैसे ये तो मैंने जनरल ट्रेंड लगा दिया ना बेटा कि 0 से लेकर के 3 तक आपको देखने को मिलेगा। बोरॉन के साथ नेगेटिव भी स्टेट मिलेगा जब मेटल आ जाएंगे तब। कौन सी? बोरॉन की कॉमन रेंज तो -3 ले लो। जैसे मान लो Na3B बन गया सोडियम बोराइड, तो -3 से स्टार्ट हो गया। तो मेटल टू मेटल ये वेरी करता है ना, इसलिए वो कॉमन है नहीं, इसलिए उसको मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ।
मान लो मेटल आ गया तो तुम निकाल लोगे ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया बेटा ये कंपाउंड मैग्नीशियम का बोराइड बनाए Mg2b ऐसा बनाए, तो बताओ इसमें बोरॉन का स्टेट क्या है, वो तो अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि मैग्नीशियम का तुम्हें मालूम है फिक्स है, तो इसका निकल जाएगा, तो उसका टेंशन ही नहीं लेना है। वो बहुत रेयर कंपाउंड्स है, बाकी तो बनाते भी नहीं है, इसलिए मोस्ट कॉमन स्टेट +3 है और +1 है। उनमें अगर आप मेरे से ये पूछो सर बोरॉन के लिए क्या स्टेबल होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा +3। एल्यूमिनियम के लिए क्या स्टेबल है, +3 ही इसके कंपाउंड्स मिलते हैं। गैलियम इंडियम के लिए क्या है, दोनों मिलते हैं +1 एंड +3, ये एंड ये। नहीं, कोई कंपाउंड रिपोर्टेड नहीं है एल्यूमिनियम का जो +1 स्टेट में। इसलिए जब मैं ग्रुप का डिस्कशन करता हूं आई एम टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। आप अगर, क्योंकि हमें आइडियली तो हमें हर एटम का रेंज समझना है, तो अपने कुछ डिफरेंसेस भी है, बोरॉन के अपने अलग थोड़ी प्रायोरिटीज है, बाकी सबकी अलग है। तो ये दोनों का आप लिख सकते हो कि +3 स्टेट ज्यादा कॉमन है, इनमें +1 +3 दोनों, और इसका +1 कॉमन स्टेट है। अगर आप एक एक एटम बाय एटम आप क्लासिफिकेशन करने लग जाओ तो ऐसा हो जाए। समझ गए बच्चों? हाँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, थोड़ा ध्यान से समझना। TlCl3 does not exist, but TlCl exists. What is the reason behind it? Inert pair effect. Good. Due to IP effect. Inert pair effect. समझ गए ना? क्योंकि TlCl means +1 and TlCl3 means +3, और अभी हमने सीखा है कि +1 ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए? अच्छा, इसी के एप्लीकेशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स, जैसे मैं बोल दूं BCl, AlCl ना, GaCl, INCl and TlCl, relative +1 stability। नहीं बोलिए बच्चों, तो क्या आपको दिख रहा है कि स्टेबिलिटी ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा? अगेन द रीजन विल बी IP इफेक्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या इसका ये मतलब है कि ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। BlCl AlCl एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो रिलेटिव जब बात करना होता है तो हम सबको लपेट लेते हैं एक साथ, नहीं तो फिर रियलिटी में तो +1 में यही एग्जिस्ट करता है। ये दोनों के भी कंपाउंड्स मिलते हैं बट इसका नहीं मिलता, ठीक है ना? ये दोनों तो नेचर में ही नहीं मिलते हैं, तो रिलेटिव बात करना हो। अगर मैं बोलूं रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी, अब इस बारी ट्राई हैलाइड BCl3, AlCl3, GaCl3, INCl3, TlCl3, अगर ऐसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए? तो +3 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करती है, +1 नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज। अब इसमें आप पूछोगे एग्जिस्टेंस में, तो ये मिलता ही नहीं है नेचर में +3। रिलेटिव बात करेंगे तो हम सबको इकट्ठे लेके कंपेयर करेंगे। समझ गए बात? और इनके दोनों हैलाइड्स मिलते हैं, इसका भी सिर्फ +3 मिलता है, इसका भी सिर्फ +3 मिलता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ठीक है? अच्छा, मान लो एग्जाम में पूछ लिया, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? रेंज क्लियर हुआ? बोलो। चलो ग्रेट, नोटेड, मिटा दो। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल -2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से मेटल के साथ किस तरह की बॉन्डिंग। बोरॉन थोड़ा वियर्ड सा बॉन्डिंग बनाता है, देखो ना B2H6 में कैसा अजीब सा बॉन्डिंग था। इसलिए बोरॉन की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बहुत लिमिटेड से कंपाउंड है जिनके बारे में पढ़ना है। जैसे बोरेन पढ़ना है, उसके एक ऑर्थोबोरिक एसिड है उसके बारे में पढ़ना है, और बोराजीन करके एक कंपाउंड आता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ऐसे बहुत लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है बोरॉन, वरना बोरॉन की केमिस्ट्री बहुत ही टफ है और वो MOT से ही एक्सप्लेन हो पाती है, और MOT हमने पॉलीएटॉमिक के लिए पढ़ना ही नहीं है, तो बच गए हम लोग। तो इस वजह से बोरॉन को साइड में रखो,
उसको डिस्कशन में लेके ही नहीं आते बहुत ज्यादा। कौन सा? नहीं, मैंने बोला कॉमन स्टेट +1 एंड +3 है। आई डिड नॉट से कि +2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई सेड कॉमन स्टेट इज +1 एंड +2। अब जैसे अगर मुझे बताना हो +2 स्टेट में लेके आना हो तो कैसे करेंगे? +2 स्टेट में दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। देखो ना, बोरॉन, देखो किसी की भी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों। अब देखो, आप इतनी चीजें पढ़ ली हो तो अब मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं। जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से उनकी वैलेंसीज एक जैसी हो सकती है, लेकिन क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थ्रू आउट द ग्रुप सेम होती है क्या? नहीं। क्या उनका आयोनाइजेशन एनर्जी भी सेम होता है क्या? उनका गेन एंथैल्पी सेम होता है क्या? तो फिर प्रॉपर्टीज कैसे आइडेंटिकल हो सकता है? डिफरेंसेस बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर वो सेम ही हो जाता तो फिर जो काम बोरॉन कर सकता है वही काम एल्यूमिनियम कर सकता है, तो हर जगह एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं। क्यों? पूरा फैमिली पढ़ते हैं हम। ये तो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल द डिसिमिलैरिटीज कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्या, तो उस नजरिए से हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो कायदे से हमें 118 चैप्टर्स होने चाहिए केमिस्ट्री में, हर एटम का एक एक चैप्टर पूरा, कि हाइड्रोजन का कितना कंपाउंड है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए। और जैसे जैसे आप डिटेल में जाते हो आगे चल करके होता जाता है। अभी देखो हम लोग 9-10 के लेवल, 11 देखो 9-10 के लेवल पे तो तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, सोशल स्टडीज भी पढ़ते ही हो। 11th में आते हो तो वो स्ट्रीम थोड़ा सा डायरेक्टेड हो जाता है कि नहीं भाई, अब आप साइंस में जा रहे हो तो आप साइंस लेके पढ़ो, ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो तो वो लेकर के पढ़ो, कॉमर्स में जा रहे हो तो वो लेके पढ़ो। अब आप जब ये क्रॉस करके अदर लेवल पे जाओगे, जैसे आप ग्रेजुएशन जब करोगे, से फॉर एग्जांपल यू आर ऑप्टिंग द हायर एजुकेशन, तो उसमें आपके फिर लिमिटेशंस आ जाएंगे। एमएससी करने जाओगे तो उसमें एकदम आपसे पूछेगा कि नहीं भाई तुम स्पेशलाइज किससे होना चाहते हो, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से, फिजिकल केमिस्ट्री से, कौन सा वाला विंग लेना चाहते हो। उसके ऊपर जब चले जाओगे, मतलब जब आप पीएचडी कर रहे होगे तो और नैरो हो जाएगा, उतने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक में एक किसी टॉपिक पे। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि आप पीएचडी होल्डर हो गए, इससे आपको पूरी केमिस्ट्री आती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। भाई पीएचडी तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक में किया, हो सकता है बोरॉन की ही केमिस्ट्री में आपने पीएचडी कर ली, तो क्या आपको पूरा केमिस्ट्री आता है? बिल्कुल नहीं। एमएससी कर लिया तो आपको पूरी केमिस्ट्री आती है? बिल्कुल नहीं यार, एमएससी तो एक विंग है बस। उससे ज्यादा केमिस्ट्री बीएससी वाले को आती होगी अगर वो ढंग से पढ़ लिया होगा तो। समझ गए ना? तो इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे स्पेशलाइजेशन होता जाता है टॉपिक्स का, और ब्रांच और नैरो होती चली जाती है। एनीवे, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे किसकी? बोरॉन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ खास बात दिखी तुम्हें? ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑड नंबर्स में दिख रहा है, +1 एंड +3। अब देखो एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2Np1। बच्चों बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास अभी ग्राउंड स्टेट में? 1। लेकिन अगर मैं ये एक्साइट करके यहाँ पहुंचा दूं तो कितना हो जाएगा अनपेयर्ड? तो अब कुछ समझ में आ रहा है? या तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराया होता तो +1 जैसा कुछ बात हो रहा होता, या तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा दे तो +3। अरे +3 के लिए सिर्फ पार्टिसिपेशन ही जरूरी नहीं है, इसके साथ कौन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो इन तीनों को खींच के ले जाएगा अपने पास। तो खास बात यहाँ पे है कि भाई बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी खराब होती है कि हाइड्रोजन भी इससे अच्छा होता है। हाइड्रोजन इज 2.1 जबकि बोरॉन इज 2.0 ओनली। उसके नीचे वाले तो और भी बकवास हैं। तो इसलिए इनके पॉजिटिव स्टेट सबसे कॉमन है, नेगेटिव स्टेट के कॉमन होने के चांसेस कम है। अब समझ आया क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो यू विल गेट 1 and 3 both of them. 3 is most common for the upper one and +1 is the common for the bottom most due to inert pair effect. Otherwise possibility दोनों की है अगर आप theoretically देखने की कोशिश करो तो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग किसके बारे में बच्चों? कार्बन फैमिली। अब देखो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो टॉपिक है ये आइडियली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कराना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी वही मेंशन है। बट मैं वहां अगर समझाता आपको बिना ऑक्सीडेशन नंबर समझाए हुए तो आपको कुछ भी पता पड़ता गया, इसलिए मैंने वहां पे स्किप कर दिया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को
अभी एक दो और लेक्चर देने चाहिए थे मुझे, लेकिन मैंने वहां पे कट कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस चीज को कहाँ पे पढ़ाने से आपके दिमाग में सही तरीके से सेटल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलो लिखो कार्बन फैमिली के बारे में। इसलिए मैंने बहुत एंटरटेन भी नहीं किया तुम लोगों के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो डाउट्स और ये सब थे, मुझे मालूम है आगे वो सेटल हो जाएंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा परेशान रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, ये कौन सा ग्रुप है बेटा ये? हाँ, ग्रुप 14। एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, कहाँ चले गए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। क्या इसका लैटिन नेम याद है? टेनम। इसका प्लम्बम। वेरी गुड, क्या बात है। बताओ इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं? क्या होगा बेटा? हाँ, NH2 NP2। अरे बोलो यार। तो बताओ इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं ये दोनों, ये और ये सारे इलेक्ट्रॉन निकालिए तो क्या हो गया? प्लस। मान लो S वाला मैंने टच नहीं किया, सिर्फ P वाले जो अनपेयर्ड थे उन्हीं को दिख लिया तो +2। ऑफ कोर्स 0 तो हो ही सकता है। और कार्बन तो नॉन मेटल है ना, इनफैक्ट सिलिकॉन में भी नॉन मेटलिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। तो इनके केस में नेगेटिव जो नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इस वजह से बच्चों यहाँ पे नेगेटिव स्टेट है। और नेगेटिव स्टेट में कौन सा स्टेट हो सकता है? तो अगेन कार्बन है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 4। कितना ले सकता है ये मैक्सिमम? 4। अरे बोलो। तो कार्बन के केस में वो -4 भी मिलने का चांस है। मतलब इसका रेंज आप पूछो तो बड़ा नीट एंड क्लीन है, -4 टू +4। लेकिन कॉमन स्टेट में आप पूछोगे, कॉमन, ऑफ कोर्स ये -4 कहां पे आ रहा होगा? विथ मेटल्स। इन कंपाउंड्स। कार्बन विथ मेटल्स। समझ में आ रहा है? ये मोस्ट कॉमन स्टेट -4 तभी है, वरना माइनस को छोड़ दो। फिर कौन से स्टेट है ये? 0 एलिमेंटल स्टेट में, एंड देन +2 एंड +4। तो मैं किस पे फोकस करने वाला हूं? 2 एंड 4 पे। 2 एंड 4 पे। तो चलो बच्चों 2 एंड 4 पे मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पे कितने लोग बोल रहे हैं कि सर लेड के केस में +2 की स्टेबिलिटी +4 से क्यों ज्यादा होगी? वेरी गुड, ड्यू टू इनएक्टिव। क्योंकि जैसे ही हम हैवियर मेंबर की तरफ चले जाएंगे वैसे ही इसका s इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन मुश्किल हो जाएगा, तो इसका +2 ज्यादा स्टेबल। समझ में आ रहा है? तो Pb +2 विल बी मोर स्टेबल देन Pb। और पता है इसीलिए लेड के आयोडाइड इन +4 स्टेट मिलते ही नहीं है नेचर में। PbI4 यू विल नेवर गेट। इट डजंट मीन दैट +4 का एग्जिस्टेंस नहीं है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लो वो कोई ऐसा कंपाउंड है जो स्टेट तक लेके जा सकता है तो लेके जाएगा, कोई एलिमेंट है ना, लेकिन मोस्टली ये +2 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। तो ये बातें नोट कर लो, -4 टू +4। हाँ आता है, डी ब्लॉक के केस में आता है परेशानी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक होती है ना। बट अभी उधर हमें जाना ही नहीं है तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं मोस्ट कॉमन, हाँ बिल्कुल रेंज है ना पूरा ये तो। अब देखो कार्बन के केस, देखो जो बच्चों इधर ध्यान से सुनो,
कोई भी मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक हो, हाइड्रोजन से थोड़ी बेटर हो, ऐसे केस में वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज में क्रिएट। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, ये बताओ कार्बन का CH4 में, बताओ हाइड्रोजन का 2.1 होता है, कार्बन का कितना होता है? तो क्या ये जो मैंने लिखा है -4 इन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ मेटल, क्या इसके साथ मैं ऐड कर सकता हूं हाइड्रोजन के साथ भी? क्योंकि भाई हाइड्रोजन भी तो लोअर स्टेट में लेके जा सकता है। तो ये बताओ यहाँ पे कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? -4, और इनके कितने होंगे? प्लस। अच्छा आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, मुझे क्या बनाना है? +4 के बजाय मैं चाहता हूं कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डाल दूं इसमें एटम। कोई बात नहीं, डाल दो यार, OH डाल दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब बताओ इसका स्टेट क्या हो गया? यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा, यहां से, लेकिन इसको तो देना पड़ेगा ना। तो -3 + 1 कितना हो गया? समझ में आया? -2 हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या पॉसिबिलिटी है -3 के लाने की भी? तो देखो देख लेते हैं, 2 कार्बन जोड़ लो और साथ में हाइड्रोजन जोड़ लो। बताओ इसके वजह से इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इधर 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 तीनों से खींच लिया तो कितना आया? तो अब आप अपनी क्रिएटिविटी लगा लगा करके कुछ भी जनरेट करो ना, क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम था रेंज समझाना और एक सेंस डेवलप कराना कि आप ऑक्सीडेशन नंबर सोचते कैसे हैं। समझ गए बात? अब इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड ये सब नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके पास साइज छोटा होने की वजह से इसका पाई बॉन्ड इफेक्टिव होता है, इसलिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन। इतने कंपाउंड बना देता है कि हम कार्बन के कंपाउंड का एक पूरी किताब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। इतने कंपाउंड है कि अकेले ये एलिमेंट के कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं यार, अब तुम समझ सकते हो एक इतनी मोटी सी किताब पढ़ने में इतने सारी चीजें, और वो भी कंप्लीट नहीं कवर करता है, फंडामेंटल्स दे दे करके हमें छोड़ देगा। टू ह्यूज टू डिस्कस। ठीक है, बर्डन मतलब सारा पढ़ना नहीं है हमें, तो इसलिए हल्का हल्का। ठीक है, कर लिया। -4 to +4, अंडरस्टूड? ये स्टेबिलिटी लिख लिया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या यहाँ पे भी मैं वैसे ही क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ कि +4 की स्टेबिलिटी में क्लोराइड CCl4 ना, SiCl4, GeCl4, SnCl4, उसके बाद PbCl4, रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे? ऐसा होगा ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी। और 2 का बात आया तो डाउन द ग्रुप। समझ गए? लोअर स्टेट में नीचे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हायर स्टेट में ऊपर बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके आगे, और इसका उल्टा भी लिख लो। मतलब हालांकि आपको मालूम है CCl2 या नेचर में एक इंटरमीडिएट है ना, ये तो मिलता भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो मैं +2 का इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक और चीज बता दूं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 + 4 इज मोर स्टेबल देन 10 + 2, और ये ऑब्वियस भी है भाई। प्रॉब्लम तो लेड को आती है ना ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, टिन को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। तो टिन का तो नेचुरली +4 स्टेबल होना चाहिए +2 से, ये बात ध्यान रखना। कई बार ना रिलेटिव के चक्कर में हमारे दिमाग में गलत इमेज बन जाता है। गलत इमेज क्या बन जाता है? जैसे मान लो +2 का करना होता तो आप क्या बोलते? कार्बन +2 से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिलिकॉन +2। उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टिन +2। उससे ज्यादा कौन सा होगा? तो अब आपके दिमाग में ये आता है, अच्छा ये +2 ज्यादा स्टेबल है, समझ में आया, लेकिन ये रेंज अगर मैं देखूं तो यार सिलिकॉन तो बहुत दूर है, सॉरी टिन तो बहुत दूर है, तो आपके दिमाग में ये भी चलने लगता है, इसका मतलब टिन का भी +2 ज्यादा होना चाहिए। ऐसे डिस्टेंस से नहीं देखना है, ये तो बस रिलेटिव डिस्कशन के लिए। रियलिटी में टिन का +4 ही ज्यादा स्टेबल होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की परेशानी लेड दद्दा को है, बाकियों को नहीं है। ठीक है, उनको ध्यान रखना। तो 10 + 4 is more stable than 10 + 2, whereas lead +2 is more stable than this. तो यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाओगे, यहां मत लगाना। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन सी फैमिली? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चीज अभी ना इसी में और ऐड करना चाहता हूं, कुछ देख लेते हैं उसको।
बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या सीखा है आपने? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या सीखा आपने कि भाई ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। बच्चों यही पढ़ा है ना? बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करे तो उसी को क्या बोलते हैं हम? और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो उसको क्या बोलते हैं? अब आ जाओ उसी में एक और टर्मिनोलॉजी ऐड करते हैं, फिर यहां पे कुछ और समझाता हूं। जैसे देखो, ध्यान से समझना। करें स्टार्ट? तो देखो जैसे H2S ले लिया बच्चों, इसके साथ मैंने ले लिया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पता है केमिकल रिएक्शन इनके बीच में कैसे होता है? दिस विल प्रोड्यूस सल्फर, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? H2O। ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। H2S व्हेन ट्रीटेड विथ, मेच्योर हो जाओगे तुम लोग भी ये सब समझने के लिए, अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। H2S व्हेन ट्रीटेड विथ विल फॉर्म। अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो सल्फर का यहाँ पे कितना है? -2। क्या मुझे बताने की जरूरत है? यहां सल्फर का कितना है बेटा? इसका हुआ क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन? बोलो, कोई फरमान आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन का यहां पे कितना है बेटा? -1। यहां कितना है? क्या हुआ है ये? और मैंने बोला भी था यार, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं, कभी अकेले ऑक्सीडेशन कभी अकेले रिडक्शन पॉसिबल। अच्छा चलो, अब मैं थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात करता हूं। आप तो समझ गए कि ऑक्सीडाइज H2S हुआ है, रिड्यूस H2O2 हुआ है। बोल सकता हूं H2S is undergoing oxidation. H2S is undergoing oxidation. अच्छा ये बताओ, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि H2O2 is an acting as oxidizing agent? फिर से सुनना, H2S का हो क्या रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। कौन करा रहा है इसको ऑक्सीडाइज? तो ये एजेंट हुआ। एजेंट का काम वही होता है ना, LIC एजेंट का काम क्या है? दूसरों की LIC अकाउंट खुलवाना, यही ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा? कैसे? देखो ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में? इसने ही कराया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता भी एग्जाम में, डिफाइन व्हाट इज अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। प्रेसिडेंट याद आ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट कौन से स्पीशीज को बोलते हैं? द वन विच अंडरगोज, खुद रिड्यूस होता है दूसरों को समझ गए? तो ये बात लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट लिखो। द कंपाउंड विच ऑक्सीडाइजेज अदर मॉलिक्यूल बट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। The compound which oxidizes other compound but itself gets reduced। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट लिख लो। रिडक्टेंट, what is reducing agent? The compound which reduces other molecule
but itself gets oxidized. The compound which oxidizes क्या बेटा? सल्फर की फिजिकल स्टेट यहां पे पूछ रहे हो? ये टर्बिडिटी के फॉर्म में होता है। बात करेंगे इस पे कभी बाद में। टर्बिडिटी का मतलब होता है, जैसे ऐसे समझ लो, वाटर के ऊपर कभी गंदगी देखी है ऐसे फ्लोट करते हुए? कभी देखी है ना? उनको बोलते हैं टर्बिडिटी, बोलते हैं गंदगी बेसिकली। और एक होता है प्रेसिपिटेट, जो नीचे बैठ जाता है बॉटम पे। तो रिएक्शन कराने में कई सारी चीजें होती है, डिपेंड करता है। अगर एक्वस मीडियम में करा रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, तो अगर ऊपर कोई चीज फ्लोट कर रहा है तो उसको टर्बिडिटी बोलते हैं, नीचे बैठ गया तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, डिसॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन हो गया। और अगर किसी को जला रहे हो तो लास्ट में जो राख बच जाती है ना, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? तो रेसिड्यू का यूज जनरली बर्निंग में करते हैं, समझ गए ना? कंबशन के लिए करते हैं वो, है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये सब समझ गए? बोलो बोलो भाई, आया समझ में? अच्छा, तो ये ऊपर वाले में लिख लोगे ना, दिस इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है? एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ PbO2 स्टेबल है या कम स्टेबल है? जल्दी बोलो। PbO2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल और लेस स्टेबल मॉलिक्यूल? लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि लेड +4 से ज्यादा कौन स्टेबल होता है? तो यहाँ +4 स्टेट में है ना बेटा? अरे बोल दो यार तुम लोग। PbO2 में, अरे बोलो यार, +4 में है ना? तो अब ये बताओ, ये किधर जाना चाहेगा रिएक्शन करते समय? +2 में। +2 में कौन सा कंपाउंड बनाएगा? PbO। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा इसमें, ये हमेशा +4 से किधर जाना चाहेगा? +2, क्योंकि 2 ज्यादा स्टेबल है +4 से। या तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका हमेशा टेंडेंसी होगा कि वहां से 2 में चले जाए। समझ रहे हो? तो बताओ रिएक्शन में PbO2 कैसा काम करेगा फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि लेड +4 से +2 में जाने का मतलब इसका क्या होगा? तो काम कैसा करेगा? तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछ ले, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, उनमें आप लेड ऑक्साइड +4 को बता सकते हो, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रोल ही ऑक्सीडाइज करना। कहीं अगर आ गया हो किसी रिएक्शन में, आपने PbO2 को देखा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार, पक्का ये ना बगल वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा होगा। दिस इज हाउ वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ रिएक्शन। रेडॉक्स के नजरिए से ऐसे देखना होता है रिएक्शन को। अब कहां तक लेके जाएगा वो सेपरेट डिस्कशन है, बट ऑक्सीडाइज करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो ये बात कि PbO2 is one of the most powerful oxidizing agent. PbO2, lead +4 oxide. Why it is an oxidizing agent? Because +4 is less stable. +4 से वो कहां जाना चाहेगा? 2 में। होगा क्या? रिडक्शन। काम कैसा करेगा? ऑक्सीडाइज। समझ गए बच्चों? PbO2 is a very good oxidizing agent. समझ में आया ना क्यों हो रहा है? और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बेटा SnCl2 फिर क्या है? SnCl2, बताओ टिन का कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल था? टिन का 4th स्टेट। तो यानी टिन कहां जाना चाहेगा? +4 में। अरे बोलो। और +4 में जाएगा तो होगा क्या? इसका खुद का ऑक्सीडेशन काम कैसा करेगा? तो लिख लो SnCl2 इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
हायर स्टेट में। SnCl2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये लिस्ट बनाते चलेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन कभी पूछ दे कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लो तो फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लो तो आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। चलो बच्चों, अब किसकी बात करें कार्बन फैमिली के बाद? या फिर इसे वो कौन सा ग्रुप है भाई? 15 एलिमेंट्स। आपको पता है बिस्मथ मेटल होता है, फर्स्ट टू नॉन मेटल्स है। ये दोनों को अलग ही रखते हैं, बट इसके पास मोर लाइक मेटलिक कैरेक्टर, इसके पास मोर लाइक नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है। भाई जो जिसके नजदीक है उसका कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो मेटलॉइड, ये प्रॉपर मेटल होता है। तो मेटल जैसे ही मैंने बोल दिया क्लियरली, ये कभी नेगेटिव स्टेट में नहीं जाए, समझिए। तो आ जाओ इनका कॉन्फ़िगरेशन करते, बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP3। बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। रेंज की मैं पहले बात कर लेता हूँ ना, रेंज बताओ कहां से कहां तक। बताओ मैक्सिमम क्या हो सकता है? अरे भाई ऑल 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जान ले लो पूरा उसका, कितना आएगा? +5। और मिनिमम कितना हो सकता है भाई? जितना इलेक्ट्रॉन हो सके दे दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए उसका। तो 3 and 2 मिलके 5 है, 3 और चाहिए बस, तो -3। तो रेंज क्लियर हो गया, -3 to +। अब मैं थोड़ा खुल के बोल पा रहा हूं यहाँ पे, बोरॉन में वो खुल के नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि बोरॉन को इलेक्ट्रॉन 5 चाहिए होते हैं और बहुत मुश्किल होता है 5 लेना, इसलिए मैंने वहां नहीं बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन में भी मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, वो कार्बन के लिए तो अच्छी बात है, बाकियों के लिए अच्छी नहीं। यहाँ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों ही -3 स्टेट में बहुत आराम से मिलते हैं, ये कभी नहीं मिलेगा। तो माइनस स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा ऊपर के ही नॉन मेटल्स के लिए ही रहती, समझ गए? अच्छा, -3 to +5, बट कॉमन स्टेट कौन सा है? तो देखो ये पूरे 3 के तीनों निकाल दो, +3। बोलो बच्चों, पांचों के पांचों निकाल दो, +5। और पूरा 3 के 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, -3। ये इनके कॉमन स्टेट है। कहने का मतलब फिर से ये कौन सा ग्रुप आ गया? ऑड नंबर वाला ऑक्सीडेशन। कार्बन वाले में देखो 2 4 था, यहाँ कितना हुआ? 3 5। तो देखो ग्रुप नंबर भी ऑड है, ऑड नंबर वाले ग्रुप में ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, इवन नंबर वाले में इवन। ये कॉमन की बात कर रहा हूँ, स्पेशल केस नहीं ले रहा हूँ। अरे ऐसे तो हमने देखा था कार्बन का तो -4 भी था, -3 भी था, -2 भी, कुछ भी बना सकते हैं हम तो कार्बन का। तो वैसे यहाँ पे भी हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सेकंड के लिए कुछ भी, बाकियों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉमन स्टेट की मैं बात करूंगा तो ये है। स्पेशल केस में तो रेंज के अंदर आप कुछ भी करते रहो, कोवलेंट बॉन्ड बना बना करके। गॉट इट? अब फिर से मेरा डिस्कशन किस पे होगा? 3 and 5 पे। और वो क्यों होगा? सिर्फ इसके वजह से, बिस्मथ की वजह से। क्या बोलूंगा मैं? बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिख लो, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन हो रहा है अब। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। लिख लिया। अब अगर मैं यहां पे बोलना हो इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक कंपाउंड ले लिया NaBiO3, क्या इसमें बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो बच्चों? बोलो, बता सकते हो? बताओ कितना होगा? +5 है ना? अरे यार रूल लगा के निकाल लो ना। 1 + x - 6 = 0, x = +5। अरे आ रहा है क्या? ये +5 बच्चों, अगर ये +5 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जरूर ट्राई करेगा जल्दी से जल्दी कहां पहुंच जाए, या लोअर स्टेट में? तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका क्या होगा? तो काम कैसा करेगा ये? अच्छा, सामने कौन रहना चाहिए भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो जाएगा ना। ऐसे हवा में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन लिख लो ये बात, सोडियम NaBiO3। अब बोलूं मैं इसका केमिकल नेम क्या लिखूं? कुछ भी लिख लो, बस ऐसे ही लिख लो इसको। NaBiO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NaBiO3 is a powerful oxidizing agent। तो मैं आपको लिस्ट बताते जा रहा हूँ, नोट करते जा रहे हो ना सब? ओके बच्चों। अच्छा, मैं नाइट्रोजन का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना चाहूंगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि पहला मेंबर जनरली काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड p5 भी बना सकता है, इसलिए इसके बड़े रेंज है ऑक्सीडेशन नंबर के। पता है नाइट्रोजन -3 में भी मिल जाएगा। बहुत सारे कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड? अमोनिया ही ले लो यार, सबसे सिंपल। नहीं और बता दूं, Mg3N2, ये सब में नाइट्रोजन किसमें है? -3 स्टेट, -2 स्टेट। बड़ा सिंपल है यार, NH2 डाल दो। हाइड्राजीन -1 स्टेट, N डबल बॉन्ड N HNH, +0 स्टेट N2, +1 स्टेट N2O, ये मिलता है। क्या आपको ये ऑक्साइड देख के कुछ याद आया पुराने जमाने की कोई बात? लाफिंग गैस इसी को बोलते थे ना। बहुत तकलीफ में अगर तुम लोग हो तो वो अगर गैस यहाँ पे ला करके मैं थोड़ा स्प्रेड कर दूं तो थोड़े देर के लिए सिर्फ हंसते हंसते पागल हो जाओगे तुम। ट्रिगर करता है ये। नहीं, ये रियलिटी है। मतलब मुझे पहले लगता था ऐसे ही नाम डाल दिया है, बट रियलिटी है। इसकी डिस्कवरी करते समय जिस बंदे ने इसका एक स्निफ लिया था, है ना, मैं कभी चलो साइंटिस्ट वगैरह का नाम भी बोलूंगा आप लोग को डिस्कवरी में, वो एक्चुअली वही है, ढूंढ ढूंढ करके अलग अलग गैसेस निकाल रहा था और उसको मालूम भी नहीं था कि ये सब चीजें एक्चुअल में। पहले ना लोग एयर को सिर्फ एक कंपोनेंट मानते थे, ऐसा नहीं मानते थे कि एयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। उनको लगता था कि यार, मैंने आपको पहले शायद कभी बताया भी है कि पहले लोगों को लगता था कि यही 4-5 तरह के एलिमेंट है, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। ऐसे मानते थे कि बस इतनी ही सारी चीजों से मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है। वो तो जब इसके अंदर घुस करके देखने लगे, नहीं भाई एयर भी 2 तरह की है, 3 तरह की है, 4 तरह की है। तो एयर का मतलब क्या? जो विजिबल ना हो बट फिर भी कुछ ना कुछ गेम कर रहा हो। तो जब अलग अलग रिएक्शन से तरह तरह के वो जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे थे, जिनको आज के टर्म में हम गैस बोलते, पुराने जमाने में उसको एयर बोलते थे। हम आज के टाइम में एयर क्या समझते हैं? एटमॉस्फेरिक गैस को ही एयर समझते हैं, बट रियलिटी में एयर कोई भी गैस थी उस टाइम पे। तो अभी आप गैस समझ लो। तो निकाल निकाल के ना उसकी टेस्टिंग करते थे। जैसे सीओ की टेस्टिंग किया था, जो बंदे ने जिसने सीओ निकाला था उसी ने N2O को भी डिटेक्ट किया था। और पता है इंटरेस्टिंगली वो गैस निकलती थी तो ये भाई डेंजरस है। पहले तो लोग को लगता था कि नहीं भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, O2 भी सेपरेट करने वाले साइंटिस्ट वो थोड़े अलग हैं, लेकिन थे O2 हो गया, ऐसे करके वैरायटी ऑफ गैसेस, सबकी अपनी प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अच्छाइयां हैं। जैसे O2 थी, O2 आपको मालूम है कि O2 प्योर O2 जो हो गया, जो नॉर्मल एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें सिर्फ 20% ही O2 है। अग्री करते हो? लेकिन अगर आप वेंटिलेटर पे पहुंच गए, भगवान न करे हे प्रभु ऐसा कभी ना हो आपके साथ, लेकिन मान लो वेंटिलेटर पे कभी किसी पेशेंट को देख रहे हो तुम लोग, तो वहां पे उनको जनरली ऑक्सीजन लगाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज काफी हाई होता है।
अरे देखो ना, ये कोविड ने हालत खराब कर दी थी, ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो रही थी, तो आपको टेंशन नहीं लग रहा था? अरे यार इतना क्या लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, इतना सारा तो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, मिल ही रहा है उनको अलग से। बेसिकली ऑक्सीजन रिच होता है, प्योर होता है, मेनली ज्यादा होता है। किसमें? नहीं यार, वेंटिलेटर इज अ बेसिकली लाइफ सपोर्ट बेटा। मतलब जैसे मान लो ऐसी कोई इम्प्योरिटीज अगर इसके अंदर मिल के आ गई, क्योंकि देखो कई सारी इम्प्योरिटीज की वजह से भी कई सारे लोग परेशान रहे हैं, है ना। जैसे मान लो O2 बना रहे हैं, उस ड्यूरेशन में कई सारी इम्प्योरिटी अंदर आ गई और वो पता चला ब्रीदेबल है नहीं अच्छे से, बट हम उस समय लगा रहे हैं, वो तो खूब कमाई करी है हॉस्पिटल वालों ने कोविड के टाइम पे। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत कम हो गई थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही N2O का जब मतलब वो टेस्टिंग हो रहा था, तो उन्होंने टेस्ट किया और वो लगातार, वो जो साइंटिस्ट था वो लगातार हंसने लगा कि भाई ये तो इसने कुछ तो किया है ऐसा जो कि मतलब एकदम अलग लेवल पे। तो फिर वो एक मैजिकल गैस की तरह से रखा हुआ था, सबको मतलब ले आके बोलता था एक बारी फूक मार के देखो कैसा आता है, बहुत ही मजा आएगा। और करा करा के जितने लोग थे उनको हंसा हंसा के पागल कर दिया, और सभी आते थे टेस्ट करने के लिए। भाई वो तो ले लिया और उसके बाद बाहर हंसे जा रहे हैं। कोई एकदम परेशान है, किसी के घर में कुछ बुरा हो गया है, उसको ले जाकर के ऐसे सुना दिया, हमारे हंसे जा रहे हो। तो ये थी N2O की प्रॉपर्टी। और ऐसे ही CO भी उसी बंदे ने टेस्ट, मतलब टेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, उसको भी उन्होंने लिया था। हाँ, तो उसने ट्राई किया ना, वो ट्राई किया, प्रॉपर स्निफ किया और उसके बाद वो बेहोश हो गया। अरे होना ही था यार, CO इज वेरी पॉइजनस बाबा। इसकी बाइंडिंग एबिलिटी कई गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो CO अगर आपको ना आधे घंटे दे दूं तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मरने के लिए, वही काफी है। समझ गए ना। तो CO तो किया, उसने ट्राई किया, लेकिन हाँ, बट गुड थिंग इज कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं है तो आपकी बॉडी वापस से रिकवर, क्योंकि बॉडी चाहती है मैं जिंदा रहूं, हम ही लोग नहीं चाहते हैं। कुछ भी खाए जा रहे हैं अंदर, वो तो चाहते ही है यार, बीच में सिग्नल दे देता, पेट खराब हो गया, सिग्नल दे दिया उसने कि मत खाओ ऐसी चीजें, लेकिन नहीं, फिर भी हमें मजा आ रहा है, टेस्ट अच्छा लगता है। तो बॉडी रिकवर करना चाहती है, तो भाई वापस से उस CO को रिप्लेस करके ऑक्सीजन से नॉर्मलाइज कर देता है। तो ऐसे हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि इतने इंटरेस्टिंग है। तो ये N2O, इसमें ये +1 होता है बेटा। क्या निकाल सकते हो +1? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? बड़ा सिंपल सा यार, x मानो 2x - 2 = 0, तो x की वैल्यू, अच्छा बताओ बच्चों, NO +2, +3 में N2O3, +4 में NO2, +5 में N2O5। कुछ देख रहे हो, इसने तो यार पूरा रेंज खत्म कर दिया। नाइट्रोजन ने -3 से लेकर के यहां तक, ये स्पेशल एबिलिटी से इक्विप्ड सिर्फ नाइट्रोजन ही। फॉस्फोरस के इतने वैरायटी में चीजें पॉसिबल हो वैसा नहीं है। आर्सेनिक, एंटीमनी बिल्कुल नहीं। और इनके केस में तो आप देख ही रहे हो, बिस्मथ का +3 स्टेट ही सबसे कॉमन है। और ये एबिलिटी इनके पास क्यों है? बिकॉज दे कैन फॉर्म इफेक्टिव p-pi बॉन्डिंग, इसलिए ये तरह तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। वो एबिलिटी बाकियों के पास नहीं है। तो लिख लेना ये बात, स्पेशल हाँ बनाता है, उसके पीछे रीजन बिल्कुल अलग है ना। अब देखो, अभी ये अगर आप पूछोगे कि सर नाइट्रोजन क्यों कंपाउंड कम बनाता है, तो देखो नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी बेटा कम होती है, क्योंकि लोन पेयर आ गया, याद है आपको। तो लोन पेयर होने से ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है, जबकि कार्बन के कंपाउंड जब बनते हैं वहां कोई लोन पेयर बचता ही नहीं। इसलिए ये बहुत ही यूनिक तरह का कंपाउंड, मतलब कॉम्पोजिशन है, एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स आते हैं। ओके, गॉट इट। तो लिख लो, नाइट्रोजन शोज ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -3 to +5। और वो आप चाहे तो लिख सकते हो ये सारा लाइन बना करके। ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन शोज ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -3 to +5 ड्यू टू इट्स स्पेशल एबिलिटी टू फॉर्म इफेक्टिव p-pi bond. Due to its special ability to form effective p-pi bond.
ओके बच्चों, समझ में आ गया? आ जाओ, अब स्विच करते हैं किधर से, नाइट्रोजन से किधर चलते हैं अब हम लोग, ऑक्सीजन फैमिली। वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, कितने बजे बुला लूं क्या तुम लोग को? अच्छा ये बताओ, अगर अगर 12 से 12:30 किया, 12:30 पे कितने लोग कंफर्टेबल? अरे बाबा, मतलब अगर मैं 12 o'clock करूं और 12:30 करूं, तो पहले ये बताओ कौन सा वाला टाइमिंग आपके लिए ज्यादा, यही दो ऑप्शन है, तीसरा कोई नहीं है। 12, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल? जस्ट नॉट कंफर्टेबल, रेज योर हैंड, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल एट 12। कोई भी सब कंफर्टेबल हो ना? बोलो ना यार तुम लोग। तो हाँ, तो फिर हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मैं ऐसे ही बोल दो क्या, ओके? हाँ बोलो। हाँ वो मिल जाएगा तुम लोग को, वो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास फिर प्लान कर लेते हैं बच्चों। एक मिनट मुझे सोच ले। तो कल की आपकी टाइमिंग रहेगी बच्चों, प्लीज बस एक दिन के लिए ऐसा रहेगा, 12 to 2। और मैं क्लास उससे थोड़ा पहले ही छोड़ दूंगा, ताकि आप आराम से अगर बीच में लंच करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है? 12 to 2। नहीं, वो 1 आपको 12 to 2 वैसे मैसेज भी मैं करवा दूंगा, आपके पास चला जाएगा ऑफिशियल कंफर्मेशन। ओके, हाँ जी, हो गया बच्चों? चलो एक काम करो बच्चों, राइट डाउन एवरीबॉडी, write down the configuration of all the elements of oxygen family, outermost configuration and analyze the range। जैसे मैंने अभी आपको समझाया वैसे ट्राई करो, तो मैं देखना चाहता हूँ इस बार क्या करते हो। यहां तक मैंने सिखाया ना नाइट्रोजन तक, ऑक्सीजन वाला अपने खुद से करो। क्या क्या करना है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करो ऑक्सीजन फैमिली का, हर एक एलिमेंट के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर सोचो, रेंज देखो, और फिर ये देखो ऑक्सीजन के लिए कुछ स्पेशल है क्या। ट्राई करो, जल्दी करो।
हाँ भाई, ट्राई कर लिया सबने? प्यारे बच्चों, कर लिया ये? चलो मैं लिखना स्टार्ट कर दूं कम से कम। ऑक्सीजन फैमिली कौन सा ग्रुप है भाई ये? ग्रुप कौन सा है? 16। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। मालूम है ये रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव की केमिस्ट्री डिस्कशन नहीं करना है, तो इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट का अब यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अगर करना होगा तो आप बोल सकते हो भाई कि हाँ पोलोनियम का लोअर स्टेट विल बी मोस्ट। बताओ, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP कॉमन स्टेट में मैं बात करूं तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर 4 होगा, 6 होगा, -2 होगा। रेंज की मैं बात करूं तो -2 से +6, यहां तक कितने लोगों ने फिगर आउट कर लिया? हाथ उठाओ। कर लिया सबने? तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्कशन करना हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोलोनियम का +4 विल बी मोर स्टेबल देन पोलोनियम? बोल सकता हूँ ना भाई? तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब ये रेडियो एक्टिव है तो इसका केमिस्ट्री वैसे भी नहीं डिस्कशन करना है। तो अब बस इनर्ट पेयर का जो भी प्रॉब्लम था वो बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली तक खत्म हो गया है। आगे भी, बट हमें डिस्कशन ही नहीं करना है। ओके, तो यहाँ देखो ध्यान से। अब देखो -2 के केस में अगर मुझे बात करना हो तो क्या आपको समझ में आता है? अच्छा चलो सर, ये तो सब हो गया। इसमें ऑक्सीजन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल किस लिए है? सल्फर -2 से लेकर के +6 सारा शो करता है। ऑक्सीजन थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि ऑक्सीजन से पावरफुल एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वो कौन है? फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन आएगा तभी उसको पॉजिटिव में लेके आएगा। दुनिया में किसी की और किसी एलिमेंट की कोई औकात ही नहीं है कि उसको लेके जाए ना। तो ऑक्सीजन का देखो, हमारे पास एक आया कंपाउंड कौन सा? OF2, और एक कौन सा आया बेटा? O2F2। देखो OF2 में +2 समझ में आ रहा है ना? कैसे स्ट्रक्चर बना लो यार, दुनिया में कभी गलती नहीं करोगे तुम लोग। ये ले गया +2। O2F2, बताओ, इधर ये खींच लिया, इधर ये खींच लिया, +1 बोलो। तो क्या ये परऑक्साइड बॉन्ड है बच्चों? आंसर इज नो। OO बॉन्ड परऑक्साइड नहीं होता है। OO -1 को परऑक्साइड बोलते। दिस इज नॉट परऑक्साइड बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये होता है परऑक्साइड। तो बताओ, ये जो रेंज है -2 से +6, ऑक्सीजन का मैक्सिमम कहां जा सकता है? -2 to +2, बस इतना ही रेंज है इसका लिमिटेड। वो भी पॉजिटिव में इज वेरी वेरी रेयर व्हेन इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड ओनली एंड ओनली विथ फ्लोरीन। समझ गए? इसके अलावा ऑक्सीजन को कोई पॉजिटिव में नहीं ले जाते। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा कोशिश क्या करता है कि यार वो 0 की तरफ तो है ही, नेगेटिव की तरफ जाए। बताओ, 0 से नेगेटिव जाएगा तो ऑक्सीजन का होगा क्या? रिडक्शन। काम कैसा करेगा? दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर नॉट इन -2 स्टेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं अगर बात करूं O2 की, तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लस में नहीं जा सकता ना भाई। OF2 बनाया ना, लेकिन इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर। तो इसका कॉमन रूल कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2
-1 है, जा दोनों तरफ सकता है, -2 में भी और 0 में भी और पॉजिटिव में भी, बट इधर ले जाना डिफिकल्ट होता है, इधर ज्यादा आसान होता है। -2 स्टेट में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इट वांट्स टू रिटेन इलेक्ट्रॉन, तो हायर स्टेट में ले जाना मुश्किल है, लोअर स्टेट में ले जाना ज्यादा आसान है, इसलिए इसका रोल कैसा होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग। अगेन H2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, यहाँ सल्फर का सारा रेंज है, एग्जाम्पल H2S -2 और OF6 सॉरी SF6 +6। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट, कैन यू टेल मी द रीजन? यू कैन टेल भाई। यार अब ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, पेट फाड़ोगे क्या इसका? आई मीन ये रीजन तो नहीं लिख के आ जाओगे ना तुम लोग, पता चला इतने इन्फ्लुएंस हो गए एग्जाम में भी यही लिख रहे हो। स्टमक प्रॉब्लम सर, इट कैन नॉट अकोमोडेट। The right answer is it do not have vacant d orbital. 2d orbital is not there. Second period element can have a maximum of how many electrons? 8 electrons only. So बच्चों ये क्लैरिटी हो गई आप लोगों के दिमाग में, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में भी पढ़ लिया, अब आते हैं किसके बारे में, हेलोजन फैमिली। लिखो लिखो हेलोजन फैमिली, जल्दी लिखो। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में O3 बोल रहा हूँ, O3 नहीं यार, O3NO2 please add them as a common oxidizing agent. Please add them into the common oxidizing agent list. Right, everybody? Okay. Now the halogens. कौन सी फैमिली? फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते उसको, हेलोजेंस बोलते हैं। पता है हेलोजेंस का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेलोजेंस? हाँ, सोचो, कुछ सोचो। यस, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं, मोस्टली सॉल्ट इन्हीं के बने होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट जो हम लोग यूज, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं हम हेलोजेंस। कैल्कोजेंस किसे बोलते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स को, ये भी मैंने बताया था यार तुम लोग, पीरियोडिक टेबल। कैल्कोजेंस CHALCOGENS, कैल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। व्हाट आर ओर्स? मेटलर्जी पढ़ा है ना जमाने में कभी? लॉकडाउन में डिसॉल्व हो गया क्या वो? चलो, क्लोरीन, ब्रोमीन, चलो फटाफट बट्टू, जल्दी 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 प्लीज यार, देखो इधर ध्यान से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2NP, बोलो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अब एक बात बताओ बच्चों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आप आ गए हो पीरियोडिक टेबल में सबसे किनारे की तरफ, और ये है भाई साहब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये सबसे कॉमन स्टेट इनका कौन सा होगा? माइनस। वेरी गुड। अच्छा, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? बोलने के लिए +7 तक जा सकते हो, बट ये अलाउ जनरली करते नहीं है। जैसे ये जब फ्लोरीन की बात आती है तो दुनिया का सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है, ये सिर्फ और सिर्फ -1, 0 के अलावा और कोई बात ही नहीं करना चाहता है, ओनली -1 एंड 0। समझ में आया? -1 एंड 0।
क्लोरीन को आप -1 से लेके +7 तक लेके जा सकते हो, ब्रोमीन को -1 to +7 तक लेके जा सकते हो, आयोडीन को -1 to +7, पॉसिबिलिटी है बाबा इधर से इधर ले जाने की। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना डिफिकल्ट होता जाता है, उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। जैसे HClO4 +7, IF7 +7, मैक्सिमम बता रहा हूँ -1 से। और -1 किस में होगा, इनके तो हैलाइड्स होते हैं ना, F-, Cl-, Br-, I-। बोलते ना हम लोग को आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए। अरे कौन सी बीमारी होती है यहाँ पे सर, इसी का प्रचार कर करके तो लोगों ने नमक बेचना शुरू कर दिया, अच्छा वाला आयोडाइज नहीं, टाटा नमक और पता नहीं कौन कौन। वो नहीं था तो लोग नॉर्मली क्रिस्टल वाला खाते थे आराम से। पता नहीं तुम लोगों ने तब तो शायद देखा भी हो या नहीं देखा हो, वो क्रिस्टल्स वाले आते थे, है ना, पाउडर वाले थे ही नहीं, वो क्रिस्टल वाले। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई भाई, रिफाइन, इतना देखो मार्केटिंग सेंस देखो कितना स्ट्रांग है। रियलिटी में आप जब सॉल्ट लेते हो, उसको जब भी आप किसी भी चीज में ऐड करते हो, यू बॉयल, एंड बॉइलिंग के बाद यार इंसान नहीं बचेगा तो बैक्टीरिया वगैरह कहाँ से बचने वाले हैं इतने हाई टेम्परेचर पे ना। लेकिन फिर भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखो कि उसको इतना रिफाइन कर दिया है कि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। नॉर्मली सॉल्ट वगैरह कहीं और यूज नहीं करना ही नहीं चाहिए, कुकिंग में ही करना चाहिए जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम में क्या है, कुछ भी ले लिया, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया सॉल्ट, बस जान लिए जा रहे हैं अपनी। ठीक है, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटाइन, गॉट इट। सबका रेंज क्लियर हो गया। तो मैंने किसका किसका रेंज क्लियर कर दिया बच्चों। अब देखो यहीं से मैं आपको एक आइडिया देना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपसे अगर पूछ दूं कि बच्चों क्या बताओ H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अगर आपको स्ट्रक्चर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप कैसे करोगे, रूल लगाओगे, आप क्या बोलोगे, X। बताओ जरा कितना आएगा X निकाल करके, कितना आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन, सल्फर कहां बिलोंग करता है, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये बियॉन्ड रेंज आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ी हमने कर दी है। कौन सी गड़बड़ी की होगी भाई, ऑक्सीजन का ही एज्यूम किया है ना, तो उसका कितना मान लिया होगा आपने, -2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जहां। तो ये तरीका होता है क्रॉस चेक करने का, कि हमने एजम्पशन में, जो अभी कोई पूछ रहा था ना कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा किसका माइनस लेना है किसका प्लस लेना है ना, यही तरीका होता है। आप उसको एज्यूम करके -2 चलो और बियॉन्ड रेंज चला गया, इसका मतलब आपने मिस्टेक कर दिया है। ओके, तो आप उसमें परऑक्साइड के मिलने के चांसेस हो जाएंगे, सुपर ऑक्साइड के मिलने के चांसेस हो जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे करके हमें निकालना पड़ता है रूल, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना पड़ता है। गॉट इट। अब देखो S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया बच्चों, रेंज में अब हमारे पास कौन सा है, कौन सा बच गया, लिखो D ब्लॉक, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर D ब्लॉक। नोबल गैसेस में क्यों, वो तो कंपाउंड बनाते ही नहीं ना जेनॉन को छोड़ करके, तो जेनॉन के लिए अगर आ जाओगे तो +8 भी पॉसिबल है। अब वो कंपाउंड बनाते ही नहीं है, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। डी ब्लॉक, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, कल आप रिडॉक्स के क्लासिफिकेशन समझोगे, एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट समझोगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो मैं आपका बेस इतना बस प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आप समझना सीखो अभी रिडॉक्स को, कल उनके एप्लीकेशन है मेनली। ठीक है, कल एप्लीकेशन है। हाँ नहीं, उसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा पार्ट है उसका वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में मैं थोड़ा टाइम लूंगा, उसके लिए पहले आपको और भी बहुत सारी चीजें एक जनरल सेंस हो जाए, तब मैं वॉल्यूमेट्रिक पे। लेकिन हालांकि थ्योरेटिकली मैं कल खत्म कर दूंगा रिडॉक्स को ना। आओ
नहीं है, बैलेंसिंग भी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब अभी कायदे से इसमें 2 से 3 लेक्चर और पढ़ाया जा सकता है, जिसको मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाओ, देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। एक काम करो, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बहुत टाइम हो गया चेक किए हुए। राइट डाउन। अच्छा, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख रहा हूँ, बस डी ब्लॉक लिखो। चलो जल्दी करो। चलो बच्चों स्टार्ट करता हूँ। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है आप लोगों का। कितने लोगों ने क्रोमियम लिख लिया ना? कितने लोगों ने ये लिखा है आर्गन 3D? कितने लोगों ने ऐसा लिखा है 3D5 4s1? ध्यान आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे कितना होता है? चलो करो 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 करो, फटाफट करो। भूल गए थे, काफी टाइम हो गया ना। बच्चों कर लिया सबने? चलो इसका D1 हो रहा है बच्चों, D1S2 बोलो बच्चों। इसका D2S2 है, इसका D3S2। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली 3D and 4S। आर यू गाइस गेटिंग इट? यस और नो? हाँ, तो अब देखो, अब अगर मैं बोलूं बच्चों के इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के नाम पे आप क्या बोलोगे? सर S के इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2 एंड फिर D के भी 1 निकाल दो। तो आप बोलोगे अगर ये निकल गया 1, ये निकल गया 2 और तीनों निकल गए तो +3। लेकिन स्कैंडियम का सिर्फ और सिर्फ बेटा +3 ही कंपाउंड रिपोर्टेड है, ओनली N+3। इसका और कोई कंपाउंड रिपोर्टेड ही नहीं है नीचे। स्कैंडियम ओनली +3। टाइटेनियम इसमें +2 भी है, +4 भी है, सबसे ज्यादा कॉमन इसका +4 है।
वेनेडियम +2 से स्टार्ट होकर के 5 तक जाता है, समझ रहे होगे, कॉमन सी बात है यार। 3d3 एंड 4s2 टोटल निकाल दो, कितना आया। तो अगर s के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2, पूरे निकाल दिए तो हमें निकालना ऐसे ही है बेसिकली। s के इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, मिनिमम मिल गया। अरे मिनिमम का मतलब 0 भी होगा बाय डिफॉल्ट, अंडरस्टूड है, मैं कॉमन स्टेट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं सर कि क्रोमियम का मिनिमम कितना होगा 2 और मैक्सिमम कितना होगा 6। अरे देख लो ना, क्रोमियम कितना 3d5 4s1, अच्छा यहाँ पे 1 भी है, तो हाँ क्रोमियम +1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन 1 इज ऑल्सो वेरी रेयर। अगर रेंज की बात करें तब तो 0 से शुरू हो जाएगा ना, तो वो टेंशन नहीं है। हमारा मेन फोकस कहाँ है, हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है। अरे समझ में आया। मैंगनीज का वैसे ही बच्चों कॉमन स्टेट में 2 आता है से लेकर के कहां तक 7 तक। अच्छा अब इसके बाद थोड़े चांसेस कम होने लगते हैं, इसके बाद थोड़े कम होने लगते हैं। यहां पे जो इसका रेंज है वो 2 से लेकर के 3 ये मोस्ट कॉमन स्टेट है, +4 इज वेरी रेयर। आई एम शोइंग यू द कॉमन स्टेट। +4 भी होता है, बहुत रेयर है। कोबाल्ट का अगेन +2 +3 इज वेरी कॉमन। निकिल का बेटा +2 एंड +4 इज वेरी कॉमन। कॉपर का देखना अगर कॉन्फ़िगरेशन तो 3d10 होता है एंड 4s1। इसका कौन सा 1 एंड 2 इज वेरी कॉमन। जिंक का 2 आता है ना, यहाँ d9 हो जाता है वो। कॉपर +1 +2 दोनों होता है बेटा, ध्यान रखना। आयरन +2 को क्या बोलते हैं, फेरस। आयरन +3 को क्या बोलते हैं, फेरिक। कॉपर +1 को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। +2 को क्या बोलते हैं, और जिंक ओनली +2। तो मतलब अच्छी बात यह है कि 2 ऐसी जगह है, पहला और आखिरी वाला, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट शो करता है। समझ गए बात, गॉट दी क्लैरिटी। अच्छा नीचे में भी अगर मैं बोलूं ना, तो देखो आयरन के नीचे FeRuOS, बच्चों पता है नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन की स्टेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक ऑस्मियम इवन फॉर्म्स OSO4 अप टू +8। जेनॉन के बाद ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +8 देखो। तो समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप आओगे, इसमें बड़ा ही अजीब सा होता है, जबकि देखो पी ब्लॉक में कैसा होता था, डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती थी, इनर्ट पेयर। यहां उल्टा हो गया, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, देखो ना। तो Fe+8 में तो कोई कंपाउंड ही नहीं मिलता है। Ru का बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑस्मियम बड़ा आराम से मिलता है OSO4। तो डी ब्लॉक में हायर स्टेट का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, ये नोट कर लो। ये बड़ा वियर्ड सा फैक्ट है, बट ये ऐसा होता है। In D block metal, down the group stability of higher state increases. In D block metals, down the group stability of higher oxidation state increases. Stability of higher oxidation state increases. In D block metals, stability of higher oxidation state increases. कहने का मतलब क्रोमियम +6 मैक्सिमम यही है ना क्रोमियम का। क्रोमियम के नीचे कौन होता है बेटा, मोलिब्डेनम +6 एंड टंगस्टन। ये ऐसा ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो कि पी ब्लॉक में हमने देखा था हायर नीचे जाने पे डिक्रीज करता था, यहाँ इंक्रीज करता था। अंडरस्टूड, हाँ। तो वी आर डन विद द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब आप कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनका आप ऑक्सीडेशन स्टेट सोच के आओगे। CrO5 oxidation state of chromium, K2Cr2O7 oxidation state of this, na CrO2Cl2 इनमें क्रोमियम का निकालोगे, एंड K3Cr08 इनमें क्रोमियम का निकालो। तो ये करके आओगे, एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। सी यू गाइस। Okay. Recording stopped.